हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने जो विज्ञान के प्रश्नों को लिया है वह बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या TRE 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो यह दोनों एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न आपका है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। जी हाँ दोस्तों, जो श्वेत प्रकाश होता है उसमें 7 रंग होते हैं। इनको किसके द्वारा जो है कि विभक्त किया जा सकता है। तो देखिए, इसको अगर हम बात करें तो इसका ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा कि एक प्रिज्म से जो है कि रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। जब हम प्रिज्म से कोई किसी प्रकाश को गुजारेंगे तो वह अपने 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। तो इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि प्रकाश वर्ष का संबंध है। तो प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। तो देखिए, अगर हम बात करें प्रकाश वर्ष का, तो इसका जो संबंध है आपका वह दूरी से है। जी हाँ दोस्तों, प्रकाश वर्ष कभी कभी पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष में किसको नापते हैं। तो दूरी को जो है कि प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति 2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी आपको बताना है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि यदि किसी लेंस की जो शक्ति है वह 2 डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो फोकस दूरी F बराबर आपका क्या होता है। F बराबर होता है 1/d होता है। D उसकी क्षमता, लेंस की क्षमता होती है। तो इसमें फोकस दूरी ही पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा नीचे, और जब इसको भाग देंगे तो 0.5 मीटर आ जाएगा, यानी कि जो है कि आपका 50 सेंटीमीटर के बराबर होगा। जी हाँ दोस्तों, सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर आएगा। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है। जी हाँ दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जो चुंबकीय सुई होती है यह किस तरफ संकेत करती है। तो देखिए, अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका जो आंसर है वह है उत्तर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, जो चुंबकीय सुई होती है यह आपका उत्तर की तरफ संकेत करती है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा जो है कि पूरब की तरफ नहीं करती, ना ही पश्चिम की तरफ और ना ही आकाश की तरफ। उत्तर और दक्षिण की तरफ जो है कि चुंबकीय सुई संकेत करती है। तो इसको याद रखेंगे। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल जब तक आप सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तब तक आपको वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सब्सक्राइब जरूर करिए। अगला प्रश्न आपका है कि चुंबकत्व का अनुचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। जी हाँ दोस्तों, चुंबकत्व का जो अनुचुंबकीय सिद्धांत है यह निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है प्लेटिनम। जी हाँ दोस्तों, प्लेटिनम के द्वारा जो है वह यह प्रदर्शित होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि पीतल एक मिश्र धातु है। तो पीतल किसकी मिश्र धातु है। तो देखिए, पीतल की अगर हम बात करें तो पीतल जो है यह आपका जस्ता तथा तांबा की मिश्र धातु है। जी हाँ दोस्तों, किसका मिश्र धातु है। तो जस्ता और तांबा का मिश्र धातु पीतल आपका है। तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि श्वेत प्रकाश को नली में कैसे उत्पन्न करते हैं। तो अगर हम बात करें, जो श्वेत प्रकाश होता है इसको नली से में कैसे उत्पन्न किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है बी वाला, तंतु को गर्म करके जो है कि श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस सिद्धांत पर मिला था। जी हाँ दोस्तों, यह भी प्रश्न आपका बीपीएससी का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और यह पूछा जाता है कि जो आइंस्टीन थे उनको जो नोबेल प्राइज़ मिला था यह किस कार्य पर मिला था। तो यह जो उनको मिला था वह मिला था आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। जी हाँ दोस्तों, इसको याद रखिएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव पर जो है कि 1921 में उनको जो है कि नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। बहुत बार यह एग्ज़ाम में आपके आया है और बीपीएससी का यह फेवरेट प्रश्न है।
तो इसलिए इसको जरूर याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, आपेक्षिकता का सिद्धांत इनमें से किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया? तो देखिए, अगर हम बात करें आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है वह किस वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था, तो वह किया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। जी हाँ दोस्तों, आपेक्षिकता का जो सिद्धांत है यह अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रस्तुत किया था, तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं, तो वह है विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग करते हैं? जी हाँ दोस्तों, विद्युत उत्पन्न करने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो देखिए, विद्युत उत्पन्न करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग हम लोग करते हैं, क्योंकि यूरेनियम आपका क्या है क्योंकि यूरेनियम में आपका जो है कि नाभिकीय रिएक्टर में इसके द्वारा जो है कि ऊर्जा उत्पन्न होती है और यहाँ पर जो है कि आपका उससे विद्युत बनती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है कि आपके केमिस्ट्री के प्रश्न आ गए। अभी तक हम जो है कि फिजिक्स के प्रश्न को कर रहे थे, 10 प्रश्न आपके फिजिक्स के से, इसके आगे हम 10 प्रश्न जो है कि केमिस्ट्री के देखेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न है कि बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो देखिए, अगर हम बात करें कि बायोगैस में निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है, तो वह आपका होता है मीथेन। जी हाँ दोस्तों, बायोगैस में सबसे मुख्य रूप से आपका मीथेन होता है, जो कि 50 से लेकर के 75% के बराबर होता है, तो उसी के बीच में रहता है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। वह आपका है कि निम्न धातुओं में से कौन सामान्यतः ताप पर द्रव है? तो देखिए, अगर हम बात करें निम्न धातुओं में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह क्या हो जाएगा? वह आपका पारा हो जाएगा, क्योंकि पारा तो आप देखे ही होंगे कि सामान्य ताप पर वह जो है कि द्रव अवस्था में रहता है। अगला प्रश्न आपका है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यह प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और TRE 1 में भी आया था, TRE 2 में भी आया था कि जो ठोस कपूर है उससे कपूर अगर वाष्प में बदलता है तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको जो है कि ऊर्ध्वपातन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको ऊर्ध्वपातन कहते हैं। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही कमेंट करके बताइएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम चैनल पर चले जाइए और हमको वहाँ पर ज़रूर फॉलो कर लीजिए और इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो का लिंक भी वहाँ पर मिलता है और कोई ज़रूरी सूचना रहती है तो उसको भी वहाँ पर बताया जाता है, तो इसलिए वहाँ टेलीग्राम पर भी हमको ज़रूर फॉलो करिए। अगला प्रश्न है कि पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किया जाने वाला अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। जी हाँ दोस्तों, पीतल के बर्तनों में जब कलई की जाती है तो गर्म बर्तन की सफाई के लिए जो है कि अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से जो निकलने वाला धुआं होता है उसमें क्या होता है? तो उसमें जो आपका होता है वह अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है? अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो देखिए, नींबू जो खट्टा होता है आपका वह आपका होता है साइट्रिक अम्ल के कारण। जी हाँ दोस्तों, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण उसका स्वाद जो है वह खट्टा होता है। अगला प्रश्न है कि वाहनों से निकलने वाली गैस कैसी है? तो देखिए, अगर हम बात करें वाहनों से जो निकलने वाली गैस है या आपकी कैसी होती है, तो देखिए, वाहनों से जो गैस निकलती है उसमें से मुख्य कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है, उसके अलावा कुछ जो है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी थोड़ा बहुत निकलती है, तो यह दोनों जो है कि मुख्य रूप से निकलती हैं। कुछ से तो नाइट्रोजन ऑक्साइड भी निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलती है, तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन सही होगा वह आपका E वाला हो जाएगा कि इनमें से एक से अधिक, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, स्टील की कठोरता जो है प्रदान करने के लिए क्या चीज़ बढ़ाया जाता है? तो वह आपका बढ़ाया जाता है वह है कार्बन की मात्रा। जी हाँ दोस्तों, स्टील को कठोर बनाने के लिए उसमें कार्बन की मात्रा को बढ़ा देते हैं जिससे कि वह थोड़ा कठोर हो जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि किस खनिज में रेडियम प्राप्त होता है? तो देखिए, अगर हम बात करें किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है तो यह आपका हो जाएगा, यह आपका सही जो आंसर है वह है पिच ब्लेंड। जी हाँ दोस्तों,
पिच ब्लेंड से रेडियम प्राप्त किया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। और पिच ब्लेंड जो है रेडियम का एक अयस्क है, लेकिन पिच ब्लेंड में रेडियम का अनुपात अत्यधिक कम मात्रा में होता है, क्योंकि दंपत्ति ने रेडियम प्राप्ति के लिए पिच ब्लेंड का शोधन किया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। तो देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो तैरने का तालाब होता है उसमें जो है कि क्लोरीन मिलाया जाता है पानी को साफ करने के लिए, जिसके कारण जो है कि उसमें अगर तैरते हैं तो मनुष्य की जो त्वचा है वह जल जाती है। अगला प्रश्न है कि हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा। तो हाइड्रोजन को अगर हम लोग जलाएंगे तो उससे आपका पानी बनेगा। जी हाँ दोस्तों, डी वाला ऑप्शन आप याद रखिएगा, हाइड्रोजन को जलाने से पानी बनता है। तो इस चीज़ को आप जरूर याद रखिएगा। तो यह 10 प्रश्न आपके केमिस्ट्री के हो गए दोस्तों। इसके आगे 10 प्रश्न हम लोग जो है कि आपके बायोलॉजी के देखेंगे। तो यहाँ से देखिए आपका बायोलॉजी आ गया कि एंजाइम लाइपेज का स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो एंजाइम लाइपेज का स्रोत है तो यह क्या है। तो यह आपका जो है वह है अग्न्याशय। जी हाँ दोस्तों, अग्न्याशय जो है कि यह लाइपेज का स्रोत होता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से रक्त के संचलन में मदद करता है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा कि कौन जो है कि रक्त के संचलन में मदद करता है, तो वह है एरिथ्रोसाइट। जी हाँ दोस्तों, एरिथ्रोसाइट जो है यह रक्त के संचलन में मदद करता है, तो इसको याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्लोरीन का घटक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें कि कौन सा क्लोरीन का घटक नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो होता है यह क्लोरीन का घटक नहीं है। इसके अलावा आपका मैग्नीशियम भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और जो है कि आपका हाइड्रोजन भी है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है। तो BCG वैक्सीन का जो इस्तेमाल किया जाता है यह आपका क्षय रोग के जो है कि रोकथाम के लिए किया जाता है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। BCG वैक्सीन का प्रयोग हम लोग क्षय रोग के जो है कि रोकथाम के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। और यह जो टीका है यह शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दे दिया जाता है। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न है कि रक्त कैंसर, जिसको कि ल्यूकेमिया कहते हैं, कि रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। तो रक्त कैंसर जो होता है उसके रोकथाम के लिए जो रेडियो समस्थानिक प्रयोग किया जाता है वह आपका कौन सा होता है। तो वह होता है आपका रेडियो फास्फोरस P32। जी हाँ दोस्तों, रेडियो फास्फोरस P32 होता है तथा कोबाल्ट 60 होता है। तो इसको आप याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया है आपका कि फास्फोरस 32 भी दिया है और कोबाल्ट 60 का भी प्रयोग किया जाता है। तो दोनों का किया जाता है, तो इसलिए ई वाला ऑप्शन आपका हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि तीव्रता एवं प्रयोक्ता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है। तो तीव्रता एवं प्रयोक्तता के आधार पर जो है कि कौन कर्क रोग जो है कि उत्पन्न कर सकता है, तो वह आपका है आयनीय विकिरण। जी हाँ दोस्तों, आयनीय विकिरण जो है यह कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है। तो इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह आपका है कि सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है। तो सहज प्रणाली का जो परिवर्धन है यह आपका जो है वह कौन सा है। तो यह आपका है प्रणाली की स्वपोषी क्रिया। जी हाँ दोस्तों, प्रणाली की जो स्वपोषी क्रिया है यह सहज प्रणाली का परिवर्धन है। तो इसको आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अगले प्रश्न को देखते हैं। वह आपका है कि शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है। तो शरीर का जो तापक्रम है यह नियंत्रित आपका कौन सा करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है वह शरीर के तापक्रम को
नियंत्रित करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है यह प्रश्न, तो आपको बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि हाइपोथैलेमस का क्या कार्य है या शरीर का तापमान नियंत्रित कौन करता है। तो देखिए फिर वही प्रश्न आ गया, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है तो हाइपोथैलेमस आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखा जाए। अगला प्रश्न आपका है कि लैंगिक जनन से आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि जो लैंगिक जनन है उससे जो है कि आनुवंशिक विचरण कैसे होता है। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका जो सही आंसर आपका हो जाएगा वह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी क्यों होगा, क्योंकि जो है कि जीन के सम्मिश्रण से भी होता है और क्रोमोसोम में बदलाव से भी होता है और आपके जीन के मिश्रण से भी होता है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसलिए उपयुक्त में से सभी जो है कि इसका आंसर सही हो जाएगा, तो इसको जरूर याद रखेंगे। तो दोस्तों यह आज के टॉप 30 क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हमने TRE 1 TRE 2 का पेपर देखा था और TRE 3 का जो कैंसिल हुआ पेपर उसको मिलाया था, तो उसमें बहुत से ऐसे प्रश्न थे जो कि आपका BPSC द्वारा जो पहले प्रश्न पूछ लिया गया है उन सभी प्रश्नों से प्रश्न थे। तो इसलिए अगर आप इन सभी प्रश्नों को पढ़ जाएंगे, साइंस के जितने भी पार्ट अपलोड किए हैं सभी पार्ट को आप पढ़ जाएंगे, तो गारंटी है कि एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा और आप सभी प्रश्न करके आएंगे। तो इसलिए आप क्या करिए कि चैनल पर हमारे जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर आप साइंस के सभी प्रश्न देख जाइए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सभी प्रश्न देख जाइए, उसके अलावा बिहार स्पेशल के सभी प्रश्न देख जाइए और जितने भी प्रश्न हमने करवाए हैं सबको देख जाइए। अगर आप सबको कर लेते हैं तो गारंटी है कि आप जो है कि बड़े आराम से जो है कि इसको क्लियर कर लेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। आई होप कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।